हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। देखिए, आज है हमारा लेसन नंबर 2 एंड इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में, और साथ ही साथ हम लीनियर मोमेंटम के बारे में भी जानेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत जिसका नाम है इनर्शिया, तो पहले मैं टॉपिक डाल देता हूँ। इसका नाम है इनर्शिया। ये इनर्शिया को समझने से पहले ना कुछ एग्जांपल्स को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभार आपने ये चीज देखा होगा कि सपोज अगर आप मान लो गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो। इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पोजीशन पे है गाड़ी आपकी। और अगर जब कार एकदम से सडन उसकी स्पीड हम एक्सेलरेट कर देते हैं, तो आपने कभी ना कभी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो पर्सन होता है वो हमेशा पीछे की तरफ ऐसे मूव करता है। और उसी तरह अगर मान लीजिए कि इनिशियली गाड़ी जो थी आपकी मोशन में थी, और एकदम से हम ब्रेक लगा देते हैं, और ब्रेक लगाने के बाद ये जो बॉडी है, ये पूरी जो कार है, ये अगर आपकी रेस्ट में आ जाए, तो आपने ये जरूर देखा होगा कि ये जो पर्सन का अपर वाला हिस्सा है, ये हमेशा आगे की तरफ आपका ऐसे मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है, बेसिकली तो नाम तो है हमारा इनर्शिया ही है, बट ऐसा क्यों होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कभी भी हम इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो अपने आप ही किसी बॉडी के अंदर आती है, जो रेजिस्ट करती है किसी भी स्टेट को। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी आपकी रेस्ट में है, तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, वो नहीं चाहेगी कि वो मोशन में आए। मतलब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो अपने आप मोशन में नहीं आ जाएगी। और सिमिलरली अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है, तो अपने आप वो रेस्ट में नहीं आ सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी हम बात करने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। सो इनर्शिया क्या है? सो इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो ये कहती है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में ही रहना चाहेगी। वो अपने आप अपने स्टेट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करती। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर आपको मतलब आंसर दूं कि ऐसा क्यों होता है कि इनिशियली गाड़ी में कोई पर्सन अगर बैठा है और गाड़ी एकदम से अगर आप में चलती है, तो आप पीछे की तरफ ऐसे मूव कर जाते हो, तो उसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रहेगा। वो ये है कि अगर मैं अपने बॉडी को दो मतलब पोर्शन में स्टडी करूं, ये हो गया मेरा अपर पोर्शन, और नीचे वाला जो है वो मेरा लोअर पोर्शन हो गया। और लोअर पोर्शन जो है वो गाड़ी, जैसे क्योंकि मैं कार में बैठा हूं, तो मेरा जो लोअर पोर्शन है वो गाड़ी के साथ अटैच्ड है। तो जैसे ही गाड़ी आपकी आगे की तरफ मूव करती है, तो एक्चुअलिटी में आपका लोअर पोर्शन आगे की तरफ मूव करता है। अपर पोर्शन जहां पे है वो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पीछे की तरफ होगे, बट एक्चुअलिटी में आपका लोअर पोर्शन जो है वो आगे की तरफ एकदम से मूव कर जाता है। तो अपर मोशन जो है, अपर जो पोर्शन है आपका, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि अपर पोर्शन किसी चीज से अटैच नहीं है, वो इनिशियली रेस्ट स्टेट में था, वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहती है। बट लोअर पोर्शन क्योंकि आपकी गाड़ी की वजह से आगे हो जाती है, तो आपको ऐसे महसूस होता है कि आप एक्चुअली पीछे की तरफ ऐसे धकेले गए हो, बट ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले की एग्जांपल देता हूं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जब गाड़ी आपकी मूव कर रही है और एकदम से अगर आप सडन ब्रेक लगा देते हो, तो ब्रेक लगाने की वजह से आपका जो लोअर पोर्शन है वो एकदम से रेस्ट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो गाड़ी है वो रेस्ट पे आ चुकी है। लेकिन जो अपर मोशन है वो अभी भी स्टेट ऑफ मोशन में ही है, इसलिए वो हमेशा आगे की तरफ ऐसे मूव करता है। ये जो एग्जांपल है, ये है आपकी इनर्शिया ऑफ मोशन का। देखिए, एक बात बता देता हूं कि आपकी इनर्शिया के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब वो जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। इसका भी बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं कि सपोज कर लो कि आप एक गाड़ी के अंदर ऐसे बैठे हो, मैं आपको इस तरह से शो कर रहा हूं, और गाड़ी इनिशियली इस डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही थी। एकदम से रोड में टर्न आता है, और टर्न आने की वजह से आपकी गाड़ी ने एकदम से लेफ्ट टर्न ले लिया। लेकिन जब आपकी गाड़ी एकदम से लेफ्ट टर्न लेती है, तो आपका भी खुद को महसूस करना है कि आपको लगता है कि आप एक्चुअली बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आपका जो लोअर पोर्शन है वो गाड़ी के साथ तो लेफ्ट
टर्न ले लिया, लेकिन जो अपर पोर्शन है जो कि इनिशियली किस डायरेक्शन में था, एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में था, वो अभी भी चाहता है स्ट्रेट लाइन में रहने का। तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक बॉडी सीधे रास्ते में जा रही है तो लोअर पोर्शन आपका लेफ्ट हो जाता है, बट अपर पोर्शन स्टिल चाहता है कि आगे जाए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक्चुअली बाहर की तरफ ऐसे बेंड करके हो, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि आपका जो लोअर पोर्शन है वो गाड़ी के साथ आपकी लेफ्ट में चली जाती है, अपर पोर्शन चाहता है मैं स्ट्रेट पाथ में मूव करूं क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, वो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहना चाहता है। और आपको इस बात का एहसास होता है कि आप बाहर की तरफ ऐसे बेंड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। सो आई होप आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है और उनके क्या टाइप्स होते हैं। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आपके स्कूल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई भी बुक होगी, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे आपने कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कई सारी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर इन एग्जांपल्स को रीड आउट करना। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि आपके स्कूल में इसके ऊपर आपके 1 मार्कर या 2 मार्कर में रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे ये 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए ही हैं, ये तो मशहूर है ही है। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा और क्वेश्चन होता है कि जैसे मेरे पास एक कारपेट होता है, सपोज मेरे पास कारपेट है, और कारपेट को ना एकदम से स्टिक के साथ मारना शुरू कर देते हैं इसको साफ करने के लिए। तो स्टिक के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या होता है? देखिए, स्टिक से मारने की वजह से आपने एक मोशन क्रिएट कर दिया कारपेट के अंदर, तो कारपेट क्या हो गया आपका, मोशन में आ गया। लेकिन जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स थे इनिशियली क्या थे, वो थे आपके रेस्ट में, राइट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो जहां थे वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन कारपेट में मोशन आने की वजह से वो थोड़ा हल्का सा पीछे चले जाता है, और फिर हवा में रह जाते हैं सिर्फ डस्ट पार्टिकल, और ग्रेविटी की वजह से वो डस्ट पार्टिकल आपके नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के ऊपर कई सारी इलस्ट्रेशन दिए। एक ये भी बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन, अगर आप ध्यान से कभी देखना, कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है, मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, उसके ऊपर एक मान लीजिए प्लेइंग कार्ड रखा हुआ है, उस प्लेइंग कार्ड के ऊपर हमने एक अपना 5 रुपए या 10 रुपए का एक सिक्का रख दिया, सपोज ये सिक्का मैंने रख दिया आपका। और अगर मैं इसको अपने उंगलियों से, फिंगर से फ्लिक दूं, तो कार्ड आपका चला जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो कॉइन है ये आपका नीचे की तरफ इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि जब आपने फोर्स प्रोवाइड करी तो आपने कार्ड को तो मोशन में डाल दिया, लेकिन ये जो कॉइन था ये अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं का वहीं रह गया, और ग्रेविटी ने उसको नीचे की तरफ धकेला और उसको उस ग्लास में ले गया। तो ऐसे कई सारी आपके एग्जांपल्स दी गई हैं, काइंडली उनको जरूर रीड करना। हो सकता है कि आपको एक आधी इलस्ट्रेशन इसके ऊपर आ जाए, और इसलिए उसको ढंग से जरूर पढ़ लेना। ठीक हो गया, आगे बढ़े। गुड। देखिए, अब हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में है, जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। हाँ, लेकिन लीनियर मोमेंटम करने से पहले एक चीज तो हमने स्टडी करी नहीं, और वो ये था कि हमें कैसे पता कि किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया ज्यादा है या किसी बॉडी के अंदर इनर्शिया कम है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, आपने कभी एक चीज गौर की होगी, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका एक पत्थर है, एक काम करो, इसको किक मार के ना दूर फेंक दो, तो आप 2 मिनट लगाओगे, इसको फोर्स प्रोवाइड करोगे कि जो स्टोन है वो आपका दूर गिर जाएगा। लेकिन अगर आप ही के सामने अगर मैं बहुत बड़ा एक पत्थर रख दूं, और फिर अगर आपसे कहूं कि आप किक मार के उतने ही फोर्स लगाकर इसको दूर मूव कर दीजिए, तो ऑब्वियस है ऐसा नहीं होगा। तो अगर दोनों में ध्यान दिया जाए तो फर्क सिर्फ किस बात का है, फर्क है आपके मास का। तो प्लीज एक बात याद रखें कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब ये है कि जिस बॉडी के अंदर मास ज्यादा होता है वो अपने आप को उसी स्टेट में रखने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक आपको सामने दिया, छोटा पत्थर है, बेचारे का मास कम है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने स्टेट को बचा सके, उसमें थोड़ी फोर्स लगाई, हमने उसको मूव कर दिया, उसके स्टेट को चेंज कर दिया। लेकिन जब एक बड़े पत्थर की बात आई तो ये करना बड़ा ही मुश्किल था। सिमिलरली अगर कोई मान लो आपका कोई फ्रेंड ही है, अगर वो फ्रेंड आपका मान लीजिए साइकिल में मूव कर रहा है आपका, सपोज, ठीक है, और मैं कहूँ यार एक काम कर, इसका हैंडल ले, और इस हैंडल में आप एक फोर्स लगाओ और उसको टर्न कर दो, उसकी पोजीशन को, या उसको रोक दो। आप क्या करेंगे, आप 2 मिनट लगाओगे, यहाँ पे फोर्स लगाओगे और इसको रोक दोगे। बट अगर मैं यही आपसे कहूँ कि तेज आती हुई गाड़ी है,
है ना, या फिर बाइक बहुत तेज आ रही है और उसके बाद आप उसको रोकने की कोशिश करो, तो वो नहीं होगा क्योंकि उनका मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइकिल। और इसलिए उनको, मतलब वो अपने आप को उस स्टेट में रखने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं अपने नए टॉपिक की, और नए टॉपिक का जो नाम है वो है आपका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। जब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, तो हम कहते हैं इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, इन ए बॉडी। मतलब ये सिंपल सी बात है, देखिए जिसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक अपने आप को मोशन में रख पाएगा, या ये भी कह सकते हो काफी देर तक अपने आप को मोशन में रहता है, वो काफी देर तक मोशन में रहता है। सो जब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, तो मैं अगर मैं कह दूंगा इसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो काफी देर तक चलता रहेगा। इसका लीनियर मोमेंटम बहुत कम है, ये बहुत जल्दी रुक जाएगा थोड़ी सी भी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। सो जब हम लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहली बात हमको उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये एक इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी तो मतलब है कि जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं या चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तब हमें वेक्टर्स के लॉस का इस्तेमाल करना पड़ता है इसको फाइंड करने के लिए। आपको मैंने वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको वेक्टर्स के ऊपर मैंने सारी वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं, काइंडली उसको जरूर देखना। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि वेक्टर्स में किस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, वहां पे भी डिटेल में आपको मैंने बताया हुआ है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के अलावा अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्लीज काइंडली फॉर्मूला जरूर लिख लेना। सो बेटा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो है मास इनटू वेलोसिटी। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। सो ये बेटा आपका फॉर्मूला है। वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं P के ऊपर एक वेक्टर का निशान लगा दूंगा और एरो लगा दूंगा V के ऊपर, एंड दैट्स इट। तो ये आपका लीनियर मोमेंटम को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो जस्ट जो मैंने पहले लिखा था वही आपका आएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। बाकी अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं, तो देखिए मास जो है वो केजी में लिया जाता है और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। सो केजी मीटर पर सेकंड जो है वो आपका यूनिट बन जाता है लीनियर मोमेंटम का। इसके अलावा अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो वो सिंपल सी बात करूंगा। देखिए जहां तक हम केजी के बारे में बात कर रहे हैं, केजी के बारे में, वो हमारा मास होता है, और मीटर पर सेकंड को लिख सकता हूँ LT-1, तो ऑटोमेटिकली ये बन गया आपका MLT-1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ चुका है। तो इस तरह से आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इनमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज स्टडी करनी है वो है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब लीनियर मोमेंटम मास पे कैसे डिपेंडेंट होता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सिमिलरली लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी पे कैसे डिपेंडेंट होता है अगर मास कांस्टेंट हो, और एक तीसरा केस है मास और वेलोसिटी कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो। तो उसके बारे में बात करते हैं, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, इफ मास इज कांस्टेंट, तो मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, इसका मास m है, एक और बॉडी है इसका मास भी m है, एंड सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, और v2 बड़ा है v1 से, तो उस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो अब कैसे करना होता है इन चीजों को, ये ध्यान से समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग, सॉरी टू से बट ये फैक्ट है, मैं कई सारे पेपर चेक कर रहा हूँ तो मेरे को यही देखने में मिलता है कि रट्टाफिकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी जो हम करते हैं ऐसा क्यों करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इस बात को समझें कि लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास क्योंकि आपका एक कांस्टेंट है तो मैंने इसको कांस्टेंट लिख दिया, इक्वल टू एंड कांस्टेंट मिलकर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है।
तो लीजिए आपके सामने मैंने ऑलरेडी रिलेशन बना दिया है कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मतलब टू वाले का आपका मोमेंटम ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वन। और इसीलिए अगर आप एक ग्राफ को प्लॉट भी करना चाहो, देखिए अगर ध्यान से देखना कि मेरे पास लीनियर मोमेंटम है इस तरफ, और ये केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, और ये है वेलोसिटी इस तरफ, और ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। तो क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है आपका। तो इसमें m क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ये बात समझनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इसमें। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे आता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि v इज कांस्टेंट, v क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है उस कंडीशन में प्लीज इस बात को समझें, अगर मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे, चलिए एक बार इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। सो मैंने कहा कि P मेरा इक्वल टू m इंटू वी है, तो इस टाइम मेरा V जो है वो कांस्टेंट है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि इक्वल टू और कांस्टेंट मिलकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनता है लाइक दिस। तो क्या दिख रहा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का मास m है, m1 है, और दूसरे का मान लीजिए m2 है। ये विद वेलोसिटी v जा रहा है, ये भी विद वेलोसिटी v जा रहा है, लेकिन m2 बड़ा है m1 से। इसलिए सेकंड का जो लीनियर मोमेंटम है वो फर्स्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। एंड क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए अगर मैं लीनियर मोमेंटम जो कि केजी मीटर पर सेकंड यहाँ बना, और मास जो कि केजी आपके पास यहाँ बना, तो क्योंकि v मेरा कांस्टेंट है इसलिए जो ग्राफ है इन दोनों के बीच का वो ऐसा बनेगा। तो बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि इफ p इज कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है। एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहूं मैं कि मेरे पास मास m1 है, मेरे पास मान लीजिए मास m2 है, ये जा रहा है विद वेलोसिटी v1, ये जा रहा है विद वेलोसिटी v2। दोनों का मोमेंटम सेम है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब m1 v1 इज इक्वल टू आ गया m2 v2। तो अगर मैं यहां से m2 ओवर m1 करूं और इसके नीचे लेके जाऊं मैं, तो यहां पे आ जाएगा v1 ओवर v2। आप ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, अगर मेरा m2 बड़ा होगा m1 से, अगर मेरा यहाँ का न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो इसका भी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो अगर मेरा m2 बड़ा है m1 से, तो इसका मतलब मेरा v1 बड़ा है v2 से। मतलब ये है कि जिसका मास ज्यादा होता है वो धीमे चलता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती है। इसी चीज को मैं एक्सप्रेशन के टर्म्स में भी समझा सकता हूं आपको। देखिए P इज इक्वल टू m इंटू वी है, बात खत्म है। अब एक काम करते हैं, m इज इक्वल टू पी बाय वी में कर देता हूं। इक्वल, अच्छा ये क्या है, दिस इज माई, एक मिनट, ये क्या है, दिस इज माई कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट है। इक्वल टू और कांस्टेंट मिलकर क्या बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। बट क्योंकि v नीचे है तो 1/v। तो आप साफ देख सकते हो कि मास और वेलोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो वेलोसिटी है वो कम होगा। सिंपल सी बात आपके सामने ही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर। तो अगर आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना चाहोगे, इफ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ, किसके बीच में, मास जो कि केजी में लिया गया है, वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में लिया गया है आपका, तो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, तो बच्चे इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है आपका बनता है। मैं एक बार फिर इसको थोड़ा क्लियरिटी में बनाना चाहता हूँ, इस तरह से बनेगा। मतलब अगर मैं इधर देखूं तो इन्फानाइट में जाते जाते ये बिल्कुल इससे इन्फानाइट में जीरो करेगा। सिमिलरली ये इधर जाते हुए इन्फानाइट में आपका जीरो करेगा। तो ये इनवर्स का ग्राफ होता है। थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं एक बार वो, ये अब ठीक है। तो ये इनवर्स का ग्राफ आपका बेटा मैंने यहाँ पे बना लिया है।
सो इस तरीके से आपका ये वाला जो टॉपिक है लीनियर मोमेंटम का वो अच्छी तरह यहाँ पे कवर हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि जो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने इनर्शिया के बारे में स्टडी करी है। इनर्शिया क्या है? एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। आपके तीन तरह के टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। काइंडली इनकी एप्लीकेशन को अच्छे से जरूर रीड कर लेना, मैंने कुछ तो बताई है, बाकी आप वहां से रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके अलावा मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो अपने आप को उसी स्टेट में रखने की ताकत ज्यादा रखेगी, मतलब वो उतने ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर पाएगी किसी एक्सटर्नल फोर्स के लिए। इसके अलावा लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करें, क्या होता है लीनियर मोमेंटम? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, और साथ में कैलकुलेट करने के लिए मास इनटू वेलोसिटी किया जाता है। हमने उसके यूनिट के बारे में बात करी, हमने उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करी। इसके अलावा हमने उसके तीन डिफरेंट केसेस के बारे में बात किया कि अगर मास मेरा कांस्टेंट है तो उस केस में मेरा पी और वी कैसे डिपेंड करता है, वेलोसिटी केस में कांस्टेंट है तो पी और एम। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये वाला लगता है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी आपस में कैसे रिलेट करती है। तो काइंडली इस चीजों को अच्छी तरह से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ के साथ साथ उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।